हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम भूगोल के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। देखेंगे, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां भूगोल क्या है इसे अच्छे तरीके से समझें। इस वीडियो को आप जरूर देखें, पार्ट 1 है, उसमें आप समझ जाएंगे कि भूगोल क्या है। आपको आपको एक मिनट में बता देता हूँ कि भूगोल क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए, भूगोल क्या है। भूगोल एक ग्रीक शब्द है जो कि प्यारे साथियों यूनानी विद्वान थे एरिटोस्थनीज। एरिटोस्थनीज ने प्यारे साथियों सबसे पहले उन्होंने अपने पुस्तक ज्योग्राफिया पुस्तक में ज्योग्राफी शब्द का आलोचना किया, व्याख्या दिया। उस ज्योग्राफी शब्द से प्यारे साथियों क्या हुआ कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना, एक जियो एक ग्राफो, यानी कि जियोग्राफिया सबसे ही निकला ज्योग्राफी, और इसे दो दो शब्दों में डिवाइड किया गया, एक जो जियो एक ग्राफो। जियो का अर्थ हुआ प्यार साथियों पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना होता है, अध्ययन करना होता है, व्याख्या करना होता है, लिखना होता है। किसका अर्थ होता है? तो ग्राफो या ग्राफिया का अर्थ होता है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी की व्याख्या करना, इसे तो भूगोल कहा जाता है। पृथ्वी का वर्णन करना, सरल भाषा में भूगोल क्या है? तो पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी के बारे में व्याख्या देना, इसे क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। भूगोल पे प्यारे साथियों बहुत सारे विद्वान ने इस पे डिबेट किया, बहुत सारे विद्वान ने इस पे रिसर्च किया, बहुत सारे विद्वान ने इस पे बहुत टाइम भी दिया, अध्ययन किया, वर्णन किया, लिखा। इनमें से अगर बात करें प्यारे साथियों तो प्राथमिकता अगर हम दें तो एरिटोस्थनीज, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने अपने पुस्तक जियोग्राफिया में ही ज्योग्राफी शब्द की आलोचना की है या व्याख्या दिया है। तो हिकेटियस को हम क्यों क्यों नहीं कहते हैं? तो देखिए, आमतौर पे आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन दिया जाए कि भूगोल के व्यवस्थित जनक किसे कहा जाता है, तो आप यार साथियों आंख मूंद के एरिटोस्थनीज को कह सकते हैं। अगर आप भूगोल का जनक भूगोल का जनक प्यारे साथियों अगर आप हिकेटियस को कहते हैं तो यह मानना आपके लिए गलत है, लेकिन भूगोल का जनक हिकेटियस है। लेकिन व्यवस्थित जनक की बात किया जाए तो एरिटोस्थनीज है। ठीक है, उनमें से अगर बात करें प्यारे साथियों तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कह सकते हैं, लेकिन भूगोल का व्यवस्थित जनक अगर बात किया जाए, मानक जो मेन है, एरिटोस्थनीज है। आप उन्हें कीजिएगा कि भूगोल का पिता किससे कहा जाता है? तो एरिटोस्थनीज को कहा जाता है। दूसरा बात अगर बात करें तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जो है प्यारे साथियों वह आधुनिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं। क्या आधुनिक भूगोल के पिता किससे कहे जाते हैं? तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहे जाते हैं। टोलमी के बारे में अगर बात करें, हमने पार्ट 1 में बता चुका पहले से अच्छे तरीके से समझा दिया। टोलमी के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने मानचित्र भी अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से किया था। उन्होंने मानचित्र का अध्ययन बहुत जोर शोर से किया, वर्णन किया, और इसलिए उन्हें कार्टोग्राफी का पिता कहा जाता है प्यारे साथियों। मानचित्र का अध्ययन उन्हें कार्टोग्राफी, उन्होंने अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे तरीके से डिबेट किया था, अच्छे तरीके से बताया था प्यारे साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये सब यही सब हो गया भूगोल क्या है प्यारे साथियों। इससे ज्यादा भूगोल क्या है आप यही समझ गए कि भूगोल क्या है। ठीक है, तो सरल भाषा में भूगोल का यानी कि प्यार साथियों पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। आइए बात करते हैं आज हम कि भूगोल के जितने भी भूगोलवेता थे, विद्वान थे, उनमें उनमें से सब में सबने अपना अपना योगदान दिया। अगर बात करें प्यार साथियों तो देखिए, भूगोल अगर हम चर्चा करें, चलो नाम ही बता देते हैं प्यार साथियों कि भूगोल जो कि है प्यार साथियों एक विषय के रूप में विस्तार हुआ। भूगोल क्या हुआ? एक विषय के रूप में विस्तार हुआ, लेकिन कई सारे विद्वान मिलकर, कई सारे फिलोसफर मिलकर ने कई विषयों को जोड़ा, और कई विषयों को जोड़कर एक विषय सब्जेक्ट जो बना प्यार साथियों, भूगोल बना। क्या बना? भूगोल। उस विषय को जोड़ने के लिए कितने विद्वान लगे? कई अलग 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 विषयों पर उन्होंने सर्च किया, व्याख्या किया, अध्ययन किया, वर्णन किया, तब जाके सब अपने अपने पक्ष को धरे और एक शब्द ज्योग्राफी शब्द निकल कर आया, और इस शब्द को प्यार साथियों एक सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया, जिसे हम भूगोल कहते हैं। तो भूगोल का एक विषय के रूप में विस्तृत कई भूगोलविदा की देन है। जैसे अगर बात करें प्यार साथियों, हिकेटियस आपको पता होगा कि भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा एरिटोस्थनीज जिन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जिन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। टोलमी जिन्हें कार्टोग्राफी का पिता कहा जाता है, यानी कि मानचित्र पर अध्ययन किए थे। इब्न बतूता के बारे में आप सुने होंगे, अल मसूदी के बारे में सुने होंगे प्यारे साथियों, हम्बोल्ट, अरस्तु, अनेक्जिमेंडर, ये सभी जो है प्यारे साथियों भूगोलविदा, इन सभी ने कई विषयों पर अध्ययन किया, और इन सभी विषयों से एक शब्द भूगोल निकाला, और वह भूगोल एक विषय के रूप में विस्तृत हो गया। आज हम उसी शब्द से भूगोल शब्द जो निकाले, भूगोल शब्द जो निकला, भूगोल विषय के रूप में व्याख्यात एकदम प्रखर हुआ, और हम उन्हें जाने कि भूगोल भी कोई एक सब्जेक्ट होता है, भूगोल भी कोई एक विषय होता है। तो भूगोलविदाओं की यह दिन है।
अब हम बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों कि भूगोल में द्वैतवाद। देखिए होता क्या चीज है कि भूगोल, अब हम बात करते हैं भूगोल में द्वैतवाद क्या है। देखिए भूगोल, भूगोल में द्वैतवाद, इसका मतलब क्या होता है? भूगोल में द्वैतवाद इसका मतलब क्या होता है? देखिए सीधा सी बात है, द्वैतवाद कहने का मतलब हुआ कि दो व्यक्ति के बीच वाद विवाद बढ़ जाना। क्या? दो व्यक्ति के बीच वाद और विवाद बढ़ जाना, इसे ही द्वैतवाद कहते हैं। अगर बात के मतलब हम किसी भी विषय के अध्ययन के केंद्र बिंदु को लेकर एक दूसरे के बीच डिबेट करें, आप और हम दोनों उस पर लड़ी झगड़ी, तो दोनों के बीच बात विवाद होगा कि नहीं होगा? हम कहेंगे नहीं ये कलम है, आप कहेगा नहीं ये मार्कर है, कोई कहेगा पेंसिल है। तो अगर हम दोनों इस पे बहस करते रहेंगे तो बात बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसे कहेंगे दोनों के बीच के बात को द्वैतवाद कहा गया। दोनों के बीच के बात को द्वैतवाद कहा गया, यानी कि सरल भाषा में प्यार साथियों यह कहा गया, क्या कहा गया सुनिए, यह कहा गया कि जब भी किसी विषय पर, यानी कि जब भी किसी विषय में या अध्ययन के केंद्र के एक बिंदु को लेकर, क्या प्यार साथियों याद रखिएगा, सुनिए इसे इसे अच्छे तरीके से समझिए प्यार साथियों, यानी कि ध्यान दीजिए कि दो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा प्यार साथियों कि दो व्यक्ति, क्या प्यार साथियों, दो व्यक्ति है। अगर दो व्यक्ति है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर डिबेट कर रहा है, तो प्यार साथियों इधर से भी अगर कर रहा है तो इसी को तो द्वैतवाद बोल देंगे। इसी को तो क्या बोल देंगे? द्वैतवाद बोल देंगे। यानी कि दोनों के बीच के जो बात हो रहा है ना, आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इस पे अगर कुछ बात हो रही है उसे द्वैतवाद बोलेंगे। दोनों उस पर बहस कर रहे हैं, तो इसे अगर द्वैतवाद बोलेंगे प्यार साथियों, तो इसका सरल शब्दों में अगर हम बोले प्यार साथियों, अगर सरल शब्दों में बोले तो इसे हम कह सकते हैं कि जब भी, क्या प्यार साथियों, जब भी किसी किसी विषय के अध्ययन, क्या प्यार साथियों, जब भी किसी विषय के अध्ययन के के केंद्र बिंदु को लेकर या के लेकर, केंद्र बिंदु को लेकर दो विचार, क्या प्यार साथियों, दो विचार या सिद्धांत, दो विचार या सिद्धांत का विस्तार हो या उत्पत्ति हो, या फिर उत्पत्ति हो हो उसे उसे ही प्यार साथियों, उसे ही प्यार साथियों द्वैतवाद क्या कहा गया? द्वैतवाद कहा गया, कहा गया, कहा गया, द्वैतवाद कहा गया। याद रखिएगा कि प्यार साथियों जब भी किसी विषय में अध्ययन के किसी विषय, अध्ययन के किसी विषय या अध्ययन किसी विषय या अध्ययन के केंद्र बिंदु को लेकर दो विचार या सिद्धांत विकसित हो जाते हैं या उत्पत्ति हो जाते हैं या विस्तार हो जाते हैं प्यार साथियों, उसे क्या कहा जाता है? द्वैतवाद कहा जाता है। कोई भी केंद्र बिंदु को लेकर किसी भी अध्ययन में द्वैतवाद कहा जाता है। जैसे अगर जैसे अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए प्यार साथियों, आप भौतिक भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल, ठीक है, प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल। कोई कह रहा है भौतिक भूगोल, कोई कह रहा है प्राकृतिक भूगोल, कोई कह रहा है मानव भूगोल। यही तो द्वैतवाद है। कौन सा भूगोल? प्राकृतिक भूगोल पढ़ते हैं हम कि मानव भूगोल पढ़ते हैं कि भौतिक भूगोल पढ़ते हैं? अगर हम बात करें प्यार साथियों, प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल दोनों एक ही है। ठीक है, क्या है? दोनों एक ही, याद रखिएगा। इसे क्या कहेंगे? दोनों एक ही है, याद रखिएगा। क्या है? दोनों एक ही है, भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल, क्या दोनों क्या है? एक है, मानव भूगोल दो। तो इन दोनों में डिबेट हो गया, यानी भूगोल, देखो भूगोल में द्वैतवाद हुआ तो इस भूगोल को प्यार साथियों क्या बना दिया गया? प्राकृतिक भूगोल, एक मानव भूगोल बना दिया गया। दोगों के बीच में हुआ ना, तो एक बोला प्राकृतिक भूगोल, एक बोला मानव भूगोल। अब प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या
क्या डिबेट हुआ, क्या इसमें प्यारे साथियों देखेंगे इसमें अंतर क्या हुआ देखेंगे। तो सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि द्वैतवाद क्या समझ गए, द्वैतवाद क्या समझ गए। चलिए द्वैतवाद अगर समझ गए तो आइए बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे अब यहां से, तो प्यारे साथियों भूगोल में जो द्वैतवाद उत्पन्न हुआ, तो द्वैतवाद अगर उत्पन्न हुआ प्यारे साथियों, तो द्वैतवाद इसमें देखिए बहुत प्रकार से उत्पन्न हुआ। एक तो प्यारे साथियों द्वैतवाद की अगर बात करें, तो इसमें जब द्वैतवाद आया, इसमें जब द्वैतवाद आया तो सर्वप्रथम अगर बात करें प्यारे साथियों, तो एक अगर द्वैतवाद की बात करें तो सबसे पहला द्वैतवाद अगर बात करें तो एक तो हुआ प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, भूगोल वर्सेस मानव भूगोल, मानव भूगोल, क्या मानव भूगोल। दूसरा बात अगर बात करें तो दूसरा में क्या हुआ, एक तो आ गया प्यारे साथियों, एक तो आ गया क्या आ गया, एक आ गया प्यारे साथियों व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित, व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल वर्सेस प्रादेशिक, प्रादेशिक भूगोल, क्या प्रादेशिक भूगोल, व्यवस्थित भूगोल वर्सेस प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। तीसरा की बात करें, एक आ गया नियतिवाद, नियतिवाद, नियतिवाद भूगोल, नियतिवाद भूगोल वर्सेस संभववाद, संभववाद, संभववाद भूगोल, भूगोल। देखिए ध्यान दीजिएगा, नियतिवाद, नियतिवाद, संभववाद। देखिए द्वैतवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि द्वैतवाद होता क्या चीज है हम पढ़ रहे हैं भूगोल, भूगोल में द्वैतवाद आ गया। किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आप दो दोस्त डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप कुछ बोल रहे हैं, वो दोस्त आपको कुछ बोल रहा है, दोनों में वाद हो गया, विवाद हो गया, उसे बोलेंगे द्वैतवाद। दो दो व्यक्तियों के बीच के वाद या विवाद को द्वैतवाद कहते हैं, सीधा सी याद रखिएगा। किसी भी विषय के अध्ययन के केंद्र बिंदु को लेकर अगर दो विचार विकसित हो जाए, या दो सिद्धांत विकसित हो जाए, या दो विचार विस्तार हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, उसे क्या कहेंगे, द्वैतवाद बोलेंगे। पहले नंबर याद हो गया ना, द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है आपको पता होगा। अब इसी भूगोल को अनेक जो थे विचारधारक थे, भूगोलवेत्ता थे, उनमें सब में जब वाद विवाद होने लगा, तो उनमें से एक द्वैतवाद उभर कर आया प्यार साथियों, प्राकृतिक भूगोल, एक उभर कर आया मानव भूगोल, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्राकृतिक भूगोल के बारे में आपको बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल की अगर हम चर्चा करें, तो देखिए प्राकृतिक भूगोल के अगर बारे में आपको बताएं, तो सबसे पहले इसमें से इनके जो विचारधारक विद्वान थे, इनके जो प्रचारक थे, इनके जो द्वैतवादक थे, उन्होंने कहा प्यार साथियों कि हमें क्या प्यार साथियों, हमें जो प्राकृतिक द्वैतवाद है, प्राकृतिक भूगोल है, इनमें सबसे पहले कहा गया प्यार साथियों कि इसमें जो है इसका जो मुख्य बिंदु, इसका जो प्यार साथियों प्राकृतिक, क्या प्यार साथियों, प्राकृतिक भूगोल का जो प्यार साथियों मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र प्यार साथियों, मुख्य केंद्र प्यार साथियों किसे माना गया है, तो प्राकृतिक को माना गया, कि प्राकृतिक को माना गया है, किसे, प्राकृतिक को माना गया, याद रखिएगा, प्राकृतिक को माना गया। मुख्य केंद्र प्यार साथियों नेचुरल को माना गया है, प्रकृति को माना गया है, याद रखिएगा, ठीक है, किसे, प्रकृति को मुख्य केंद्र। इस पर उन्होंने कहा कि प्रकृति में क्या प्रकृति में जितने भी क्या प्यार साथियों, जितने भी प्रकृति, प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक खनिज, प्राकृतिक खनिज, प्राकृतिक लवण, और जितने भी पृथ्वी पर, क्या प्यार साथियों, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, क्या प्यार साथियों, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर यानी कि प्यार साथियों महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पैठार, है ना, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झील, इन सभी पृथ्वी पर प्यार साथियों पर्वत,
पठार, मैदान, झील, नदियां, है ना, नदियां, मृदा, इन सभी इत्यादि इत्यादि के बारे में प्यारे साथियों अगर हम अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, तो उसे ही प्राकृतिक भूगोल क्या कहते हैं? प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। क्या यह बात आपको समझ में आया? प्रारंभिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत प्यारे साथियों प्राकृतिक तत्व या भौतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व प्यारे साथियों या फिर भौतिक तत्व, सॉरी, ये प्राकृतिक तत्व प्यारे साथियों या फिर भौतिक तत्व, भौतिक तत्व जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, मृदा, इन सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। किसमें? तो प्राकृतिक भूगोल में। देखिए अब बात के मतलब प्यारे साथियों, देखिए क्या भूगोल, आपको पता होगा कि भूगोल किसे कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वी का वर्णन, मान लिया जाए यह क्या है? पृथ्वी है। क्या प्यारे साथियों? यह पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब हम इस पृथ्वी पर जितना भी भौतिक तत्व है प्यारे साथियों, क्या भौतिक तत्व, जितना भी प्यारे साथियों प्राकृतिक तत्व, इन सभी का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे प्यारे साथियों? भौतिक भूगोल कहेंगे। पूरी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, तब इसे क्या कहेंगे प्यारे साथियों? भौतिक भूगोल कहेंगे। क्या बोलेंगे? भौतिक भूगोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भौतिक भूगोल बोलेंगे। ठीक, आपको पता चल गया कि भौतिक भूगोल क्या है? कोई दिक्कत? सीधा सी बात है, भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक तत्व को और प्राकृतिक तत्व और भौतिक तत्व जितने भी पृथ्वी पर हैं, उन सभी का अध्ययन अगर हम करेंगे तो उसे प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। इन किसने? तो प्राकृतिक भूगोलविदाओं के द्वारा, प्राकृतिक भूगोल विचारकों के द्वारा यह कहा गया। भूगोल पे ही डिबेट हो गया, भूगोल पर ही द्वैतवाद आ गया। कोई कह रहा नहीं प्राकृतिक भूगोल है, कोई कह रहा मानव भूगोल है। अब आइए आपको बताते हैं। तो प्राकृतिक भूगोल के बारे में आप जानिए, अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर समझ गए होंगे तो। अब देखिए मानव भूगोल की अगर बात करें, देखिए मानव भूगोल, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीका से हम मानव भूगोल की बात करें, देखिएगा कि मानव भूगोल अच्छा बात है। देखिए मानव भूगोल, अगर हम मानव भूगोल की बात करें, मानव भूगोल, तो मानव भूगोल कहने का अर्थ ही आप लोग समझ गए होंगे प्यारे साथियों कि इसका मुख्य केंद्र क्या होगा, इसका मुख्य बिंदु क्या होगा। अगर बात करें मुख्य केंद्र, तो इसमें प्यारे साथियों मुख्य केंद्र किसे बनाया गया होगा? मानव को बनाया गया होगा। सीधा सी बात है, क्या बनाया गया? मानव को। तो मानव भूगोल में मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मानव के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो इसका क्या अध्ययन करेंगे? इसका प्यारे साथियों क्या अध्ययन करेंगे? आपको पता होगा इसके अंतर्गत भूगोल में प्यारे साथियों अध्ययन का केंद्र किसे बनाया गया? मानव, तथा मानव की गतिविधियां, क्या प्यारे साथियों? मानव की विभिन्न गतिविधियों, जैसे कि प्यारे साथियों मुख्य केंद्र अगर मानव बनाया गया तो इसकी जी मानव, क्या मानव की गतिविधियां यानी कि मानव की विभिन्न गतिविधियां का अध्ययन किया गया। ठीक है, यानी कि अगर आप लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मानव भूगोल में मुख्य केंद्र मानव को रखा गया और मानव के बारे में, मानव की जितने भी विभिन्न गतिविधियां हैं उसका अध्ययन किया गया। किसमें? तो मानव भूगोल में। उसमें जैसे प्यारे साथियों इसके घटक की बात करें, तो जैसे प्यारे साथियों अगर बात करें तो इसमें से अगर बात करें तो इसमें से क्या हो जाएगा? मानव की गतिविधियां में आप बता सकते हैं, मानव की गतिविधियां में आप क्या क्या बता सकते हैं, बताइए। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या होगा? कृषि
कृषि भूगोल, कृषि भूगोल के बारे में जानेंगे। दूसरा अगर बात करें तो औद्योगिक भूगोल, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तीसरा अगर बात करें प्यारे साथियों तो जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल के बारे में जानेंगे, ठीक है। चौथा अगर बात करें प्यारे साथियों, जनसंख्या के बाद क्या प्यारे साथियों, शहरी और नगरी, शहरी और नगरी, नगरी भूगोल के बारे में जानेंगे। अगर पांचवा की बात करें प्यारे साथियों तो परिवहन की बात करेंगे, क्या करेंगे, परिवहन, यानी कि इसी प्रकार से प्यारे साथियों ईटीसी इत्यादि। अगर बात करें तो जितने भी मानव में विभिन्न गतिविधियां होती है, मानव की विभिन्न गतिविधियां का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। अगर प्राकृतिक भूगोल की बात करें तो हम उसमें प्राकृतिक तत्व और भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं जो कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर यानी कि प्राकृतिक तत्व ही हो, भौतिक तत्व ही हो, उन सभी का प्राकृतिक तत्व, भौतिक तत्व की अगर बात करें, मरुस्थल हो, झील हो, नदियां हो, पर्वत हो, पठार हो, मृदा हो, इन सभी के अध्ययन को हम भौतिक भूगोल कहेंगे। अगर मानव भूगोल की बात करें तो हम उसमें मानव को एक केंद्र बनाते हैं, मुख्य केंद्र मानव होता है और मानव की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जैसे औद्योगिक भूगोल हो, कृषि भूगोल हो, जनसंख्या भूगोल हो, स्थिर शहरी नगरीय भूगोल हो, है ना, इन सभी, परिवहन भूगोल हो, इन सभी के बारे में जानेंगे। मानव से जितनी भी गतिविधियां जुड़ी हो उन्हें मानव भूगोल कहेंगे। ये पहला द्वैतवाद था प्यारे साथियों। क्या आपको समझ में आया द्वैतवाद? तो यह पहला द्वैतवाद था। क्या? तो पहला आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में डिफरेंट क्या है, ठीक। अब आइए, अब दूसरा बात करते हैं, व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे हम कि, आइए बात करते हैं प्यारे साथी। बहुत अच्छा, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। अब देखिए कि व्यवस्थित, आपको बोलने से पता चल रहा होगा कि व्यवस्थित, क्या प्यारे साथियों, व्यवस्थित, व्यवस्थित भूगोल, क्या, व्यवस्थित भूगोल, इसके बारे में चलिए। व्यवस्थित भूगोल की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले भूगोल आपको पता होगा कि पृथ्वी का वर्णन करना, क्या, पृथ्वी का वर्णन करना। इसमें प्यारे साथियों इस प्रकार का जो भूगोल है प्यारे साथियों, भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को क्या प्यारे साथियों मान लिया जाए, जो व्यवस्थित है प्यारे साथियों, इसका जो मुख्य केंद्र होगा, क्या होगा, मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र होगा प्यारे साथियों, वह क्या होगा, वह क्या होगा, तो उसमें प्यारे साथियों संपूर्ण पृथ्वी को, किसे, संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र, एक तंत्र मानकर, मानकर इसका अध्ययन करना, क्या करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना। यानी कि व्यवस्थित भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया और उसका अध्ययन किया। बात का मतलब सुनिए, अगर बात किया जाए, यह क्या है, संपूर्ण पृथ्वी, क्या है प्यारे साथियों, संपूर्ण पृथ्वी, कहने का मतलब वो, यह क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, सॉरी, पृथ्वी है, पृथ्वी है। अब देखिएगा कि जब हम संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र माने हैं तो इसमें जो होंगे विभिन्न घटक होंगे, तो इनमें इसका जो अध्ययन करेंगे तो किसी भी पार्ट में, बात का मतलब इस पार्ट में प्यारे साथियों पर्वत की, पर्वत की जानकारी मिलेगी, इस पार्ट में प्यारे साथियों झील, इस पार्ट में मृदा, इस पार्ट में नदियां, इस पार्ट में मरुस्थलें, इस पार्ट में खंडर, इस पार्ट में तत्व मिलेंगे, इस पार्ट में भौतिक तत्व मिलेंगे, यानी कि जितने भी, यानी कि पूरे पृथ्वी के बारे में एक तत्व, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया और इसी का अध्ययन किया, इसी का अध्ययन किया, पूरे का अध्ययन किया, क्या, पूरे का। अब बताइए, इस पूरे का अध्ययन किया, ठीक है, किसका, पूरे का जब अध्ययन किया, इसे प्यारे साथियों व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। प्यारे साथियों क्या कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, इसमें पर्वत होगा, पठार होगा, वनस्पति होगी, खनिज होंगे, पृथ्वी पर सब कुछ होंगे। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर सब कुछ होंगे, तो प्यारे साथियों जब पृथ्वी पर सब कुछ होंगे तो इसे ही व्यवस्थित भूगोल कहा जाता है। और आपको पता होगा प्यारे साथियों, व्यवस्थित भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, एरिस्टोटेलेस को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बताइए, जब हम इन सभी का एक बार अध्ययन किए तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ, इसका प्लस पॉइंट क्या हुआ, इसका प्लस पॉइंट क्या हुआ, इसका प्लस पॉइंट ए हुआ, इसका प्लस पॉइंट क्या हुआ प्यारे साथियों, इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही,
इसकी सहायता से प्यारे साथियों इसका प्लस पॉइंट क्या रहा कि अगर हम बात करें, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, क्या प्यारे साथियों, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा, अगर इसका अध्ययन करते हैं तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, संपूर्ण, क्या करते हैं प्यारे साथियों, संपूर्ण पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसकी सहायता से? तो प्यारे साथियों हमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, किसकी सहायता से? तो प्यारे साथियों व्यवस्थित भूगोल की सहायता से। क्योंकि व्यवस्थित भूगोल में हम संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र मान लिए और उस तंत्र से हमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। इसका तो प्लस पॉइंट हो गया कि हम सारा पृथ्वी के बारे में जान लेंगे, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी इसका होता है मेरे दोस्त। हर एक पहलू का दो सिक्का होता है, हर एक पहलू का दो सिक्का। प्यार से अगर बात करें, सॉरी, एक दो पहलू देखो, इसी जो नेगेटिव पॉइंट होता है ना, नेगेटिव, क्या प्यार साथियों, नेगेटिव। अगर नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए, अगर आपने पूरी पृथ्वी का वर्णन किया, अध्ययन किया, व्याख्या किया, लिखा, तो आपको तो सारा जानकारी मिल गया। लेकिन अगर हम आपको इसमें कहें कि हमें दो पार्ट में डिवाइड करके हमें बता दीजिए कि कहाँ क्या है, कहाँ नहीं है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या, कहाँ खनिज है, कहाँ वनस्पति है, कहाँ कहाँ पे झीलें हैं, कहाँ पे सागरें हैं, आप बता पाओगे? नहीं ना बता पाओगे। तो प्यारे साथियों इससे क्या हुआ कि हम इसका तो अध्ययन करके संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जाने, लेकिन हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन हम इस अध्ययन से क्या, इस अध्ययन से एक एक दूसरी प्रदेश एक दूसरी प्रदेश की क्या अंतर, यानी कि अंतर, एक दूसरे प्रदेश की अंतर नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। आप ये तो कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच का अंतर आप नहीं बता सकते हैं, आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं। क्या प्यारे साथियों, आपस में तुलना करना क्या संभव है? तुलना करना संभव नहीं है। इसे कहेंगे व्यवस्थित भूगोल। क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल। क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में इसका जो आपस में तुलना है इसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ व्यवस्थित भूगोल के बारे में। अगर आप चाहें तो हमारी बातों को सुने होंगे, अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको याद हो गया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या सुने होंगे तो आप लिख रहे होंगे। ठीक है, तो व्यवस्थित भूगोल के बारे में आपको प्लस पॉइंट का भी जानकारी मिला और नेगेटिव पॉइंट का भी जानकारी मिला। आप बताइएगा कि व्यवस्थित भूगोल, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर क्या है? प्राकृतिक भूगोल की अगर बात करें तो उसमें हम मुख्य केंद्र प्रकृति को मानते हैं, क्या क्या लेते हैं? प्रकृति को लेते हैं, और उस प्रकृति में भौतिक तत्व और प्राकृतिक तत्व दोनों का विशेष अध्ययन करते हैं, है ना, विशेष अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तब हमें क्या प्यारे साथियों पूरे प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नदी, झील, पठार, मृदा, है ना, खनिज, लवण, सबके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहेंगे भौतिक भूगोल। क्या कहेंगे? भौतिक भूगोल। अगर मानव भूगोल की बात करें प्यारे साथियों तो सिर्फ उसमें मानव को केंद्र बनाया जाता है, मुख्य केंद्र मानव को, और मानव की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कृषि भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, शहरी नगरी भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, परिवहन भूगोल हो गया, इन सभी के बारे में जानेंगे तो उसे कहेंगे मानव भूगोल। अब दूसरा जो प्यारे साथियों द्वैत बात था, एक था व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। व्यवस्थित भूगोल के बारे में आपको हमने बताया कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा इरेटोस्थेनेस को कहा गया, इरेटोस्थेनेस को। लेकिन व्यवस्थित भूगोल के बारे में अगर हमें पता करना हो तो उसमें से हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्यारे साथियों व्यवस्थित भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया गया, एक तंत्र मान, संपूर्ण पूरे पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया गया, और उसी तंत्र में सबका अध्ययन कर लिया गया। प्यारे साथियों उसी तंत्र में सबका अध्ययन किया गया, कहाँ पे झील है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे लवण है, कहाँ पे खनिज है, कहाँ पे झरना है, कहाँ पे मृदा, सबका अध्ययन किया गया, कहाँ पे महासागर है। अब पूरे पृथ्वी पर अध्ययन किए तो हमें इस अध्ययन से, इस व्यवस्थित भूगोल से हमें एक चीज तो प्लस पॉइंट मिला कि हमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, बट हमें नेगेटिव पॉइंट ये भी मिला कि हमें इस अध्ययन के माध्यम से एक दूसरी प्रदेश की तुलना नहीं कर सकते हैं, अंतर नहीं बता सकते हैं। समझे इस बात को? ठीक है, अब आते हैं क्या प्यारे साथियों प्रादेशिक भूगोल। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए प्रादेशिक भूगोल की अगर बात करें
प्रादेशिक भूगोल। देखते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल कहने का मतलब हुआ प्यार साथियों विभाजित। ठीक है क्या प्यार साथियों, विभाजित। प्रादेशिक भूगोल कहने का मतलब हुआ प्यार साथियों इस इसका अध्ययन जब करेंगे ना तो संपूर्ण पृथ्वी को अलग अलग, उसमें क्या किए कि इसका जो कोई मुख्य केंद्र नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे इसका जो हम क्या करेंगे तो इसमें प्यार साथियों क्या करेंगे, जो इसका जो मुख्य केंद्र रहेगा, चलो लिख ही देते हैं। मुख्य केंद्र की अगर बात करें, मुख्य केंद्र की अगर बात करें, इसमें हम क्या करेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी को क्या करेंगे प्यार साथियों, अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में क्या करेंगे बांट देंगे, बांट या विभाजित क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। अब बताइए प्रादेशिक में क्या हुआ कि हम जो संपूर्ण जो पृथ्वी है, बात का मतलब देखिए सुनिएगा कि यह जो संपूर्ण पृथ्वी है, देखिए यह जो संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है। अब यह जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है, इसे हमने क्या किया प्यारे साथियों, इसे हमने क्या किया, इसे हमने अलग अलग भागों में क्या किया, बांट दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। ठीक है, अब अलग अलग भागों में हमने बांट दिया तो इस भाग में ध्यान दीजिएगा, इस भाग में भी भौतिक तत्व होंगे, भौतिक तत्व होंगे, भौतिक तत्व होंगे, इस भाग में भी प्राकृतिक तत्व होंगे, प्राकृतिक तत्व होंगे, प्राकृतिक तत्व होंगे। सेम यही प्रोसेस प्यारे साथियों इस भाग में भी होंगे, इस भाग में भी होंगे, इस भाग में भी होंगे। तो बताइए अगर इस भाग को पहले अध्ययन किया गया तो इसकी जानकारी मुझे प्राप्त होगी अच्छी तरीका से, फिर उसके बाद अगर हम इस भाग के बारे में जानकारी लिए, इसकी जानकारी प्राप्त होगी, उसके बाद हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उसके बाद इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब बताइए अगर आपसे पूछा जाए, चार अलग अलग आपको बुक्स दिए जाएंगे तो चारों में से अलग अलग जानकारी आपको प्राप्त होंगे ना, तो आप बता सकते हैं ना कि इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है। तो दोनों के जो बीच का जो प्यार साथियों, क्या जो दोनों के बीच का प्यार साथियों जो डिफरेंट है, दोनों के बीच में प्यार साथियों जो तुलना है, क्या आप तुलना कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे? जी हाँ, हम तुलना कर पाएंगे। तो पहले नंबर पे प्यार साथियों इसमें क्या हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, और अलग अलग भागों का सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया। उसमें भौतिक तत्व भी होंगे, प्राकृतिक तत्व भी होंगे, खनिज होंगे, लवण होंगे, मृदा होंगे, महासागरे होंगे, झील होंगे, पठार होंगे, पर्वत होंगे, इन सभी का हमने अध्ययन किया। हाल अनेक अनेक भागों में, अलग अलग भागों में हमने जाकर इसका अध्ययन किया। तो बताइए क्या आप इस भाग को इस भाग से तुलना कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, कर पाएंगे ना। तो इससे हमें यह एक पॉजिटिव पॉइंट मिला कि इसके अध्ययन से हम एक दूसरे प्रदेश को, अलग अलग प्रदेश को हम तुलना कर सकते हैं। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या रहा, इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या रहा प्यार साथियों, आप देखिए इसमें से आपने जितना भी निकाला इसका आंकड़ा अलग हो गया, इसमें से आपने जितना निकाला इसका आंकड़ा अलग हो गया, इसमें से आपने जितना इसका आंकड़ा अलग हो गया, इसका आंकड़ा अलग हो गया। अब बताइए सबका आंकड़ा जब अलग 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 हो गया तो क्या आप इसका विश्लेषण कर पाएंगे, करने में क्या सक्षम रहेंगे? बता सकते हैं क्या आप इसका विश्लेषण क्या आसान भाषा में कर लेंगे? जी नहीं, आप इसका विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, आसान से नहीं हो पाएगा विश्लेषण, इसकी व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे। आप तुलना बता देंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन विश्लेषण आप करने में असक्षम रह जाएंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसका जो कारण था प्यार साथियों, इसमें जो क्या था कि इस प्रकार के भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को हमने क्या किया, अलग अलग भागों में बांट दिया। और प्यार साथियों इसमें जैसे स्थलाकृतियां, पठार, पर्वत, मैदान, जलवायु, खनिज, वनस्पति इत्यादि की जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन इसमें से क्या हुआ कि हमें प्रादेशिक भूगोल की सबसे बड़ी विशेषता यह मिली कि हम इसमें से क्या किए कि हम दो प्रदेशों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, इनकी आंकड़ा का हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इनकी आंकड़ा का विश्लेषण क्या है, अत्यधिक कठिन है, क्या अत्यधिक कठिन है।
इसे ही कहा गया प्यारे साथियों प्रादेशिक भूगोल। क्या कहा गया है? प्रादेशिक भूगोल। आपको समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे तो व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में दोनों में डिफरेंट मैंने आपको बता दिया, अंतर बता दिया, आप लिख सकते हो। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हो। प्रादेशिक भूगोल और व्यवस्थित भूगोल में अंतर क्या है आप बता सकते हो। प्राकृतिक भूगोल मानव भूगोल में अंतर क्या आप बता सकते हो। ठीक है, और हर एक का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बता सकते हो। आप बता सकते हैं, बताइए तो जरा व्यवस्थित भूगोल का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, एक नेगेटिव क्या होगा। व्यवस्थित भूगोल का पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा और नेगेटिव पॉइंट क्या होगा। व्यवस्थित भूगोल में इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि हम संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी, हमें संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी प्राप्त होती है, बट हम एक दूसरे प्रदेश की तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्यवस्थित प्रादेशिक भूगोल में क्या होगा कि हम अलग अलग प्रदेशों की तुलना कर सकते हैं, बट इनकी आंकड़ों का विश्लेषण हम नहीं कर सकेंगे, अत्यधिक कठिन हो जाएगा। ये प्लस एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब एक बचा नियतिवाद और संभववाद। आइए बात करते हैं। सबसे पहले नियतिवाद की बात करें। चलिए, नियतिवाद क्या है और संभववाद क्या है, चलिए देखिए। नियतिवाद वर्सेस संभववाद। चलिए, इनमें से अगर हम बात करें, सबसे पहले नियति। अब देखेंगे कि नियतिवाद भूगोल क्या है, नियतिवाद भूगोल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, नियतिवाद, अब आप एक मानव हैं, हम भी मानव हैं। अगर हम जिस भी लक्ष्य के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं, अगर हमें वह कुछ पल के लिए छूट जाए, हम क्या सोचते हैं, हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, हमारा भाग्य ठीक नहीं था। ये सब क्या जानते हैं, सब परमात्मा का देन है। इसी का तो मतलब वो नियतिवाद, यानी कि सब ऊपर वाला का देन है। जो ऊपर वाला चाह रहे हैं वही हो रहा है। कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों, हम प्रकृति के अधीन हैं। जो प्रकृति चाह रही है वो कर रही है। प्रकृति चाहे तो आप प्रकृति के बिना एक पल भी नहीं जी पाएंगे, प्रकृति के बिना आप एक दिन भी नहीं चल पाएंगे। प्रकृति अगर चाहे तो वर्षा करा दे, प्रकृति अगर चाहे तो आंधी तूफान ला दे, प्रकृति अगर चाहे तो पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, प्रकृति अगर चाहे तो नदियां झरने सब सुखा सकती है। तो सब नियत का खेल है ना, इसी को कहा गया नियतिवाद। समझिए, नियतिवाद। नियतिवाद में कहा गया प्यारे साथियों, नियतिवाद में इसका भी मुख्य केंद्र, मुख्य बिंदु रहा है। नीतिवाद के जो जितने भी विचारक हैं, उन्होंने प्रकृति को कहा है कि प्रकृति ने मानव को जन्म दिया है। किसे? नियतिवाद में कहा गया है कि प्रकृति ने ही मानव को जन्म दिया है और प्रकृति के ही सहारे से मानव चलते हैं। खाते हैं तो प्रकृति के दिन से, बोल रहे हैं तो आज प्रकृति के दिन से, चल रहे हैं तो प्रकृति के दिन से, बैठ रहे हैं तो प्रकृति के दिन से, सब कुछ प्रकृति के दिन से हो रहा है। हमारे मस्तिष्क, हमारे हड्डी, हमारे हृदय, सब में प्रकृति बसा हुआ है। तो ये सब क्या नियतिवाद है। और नियतिवाद ऐसा नियतिवाद है कि सब कुछ प्रकृति पर निर्भर है। सब कुछ किस पे? तो प्रकृति पर निर्भर है। कौन कहता है? नियतिवाद कहता है। प्रकृति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस यही है नियतिवाद। नियतिवाद में है प्यारे साथियों, इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है। कहा गया प्यारे साथियों कि नियतिवाद भूगोल की अगर बात करें तो इसकी विचार के अनुसार, इसकी विचार के अनुसार सब कुछ क्या है? तो प्यारे साथियों सब कुछ क्या है? तो सब कुछ प्यारे साथियों क्या है? प्रकृति। क्या है प्यारे साथियों? सब कुछ प्रकृति है। क्या है? सब कुछ प्रकृति है। ठीक है, सब कुछ क्या है? प्रकृति है। मानव प्रकृति के नियंत्रण में, देखो जो प्यारे साथियों अगर बात करें मानव, जब सब कुछ प्रकृति है तो क्या हमारे अंडर प्रकृति रहेगा कि हम उसके अंडर रहेंगे? ये आप बता सकते हैं। अगर सब कुछ प्रकृति है तो हमारे अंडर प्रकृति रहेगी कि हम उसके अंदर रहेंगे? हम, जाहिर सी बात है कि हम उसके अंदर रहेंगे। तो प्यारे साथियों मानव जो है प्रकृति, क्या प्रकृति, मानव प्रकृति के दास है। क्या है? प्रकृति के दास है, यानी कि प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के दास, नौकर, अधीन। प्रकृति जो आपसे कराएगा वो आप करेंगे। आप बोलेंगे तो प्रकृति का देन है, क्या बोल रहे हैं, चल रहे हैं प्रकृति का देन है, खा रहे हैं प्रकृति का देन है, सो रहे हैं प्रकृति का देन है, उठ रहे हैं तो प्रकृति का भी देन है, दिल धड़क रहा प्रकृति का देन है। सब कुछ प्रकृति का देन है। जब सब कुछ प्रकृति के नियंत्रण में है
तो आप बताइए आप किसके अंडर रहेंगे? प्रकृति के अंदर रहेंगे। ये कौन कहता है? नियतिवाद कहता है, सब नियतिवाद कह रहा है। ठीक है, उसमें क्या हुआ फिर? जब प्रकृति के दास हो गए हम, सब कुछ प्रकृति ही है, तो मानव को जन्म, मानव मानव का जन्म भी किससे हुआ? प्रकृति से हुआ। किससे हुआ? प्रकृति से हुआ। नियतिवाद कहता है कि मानव का जन्म भी किससे हुआ? तो प्रकृति से हुआ। किससे? ठीक है, प्रकृति से हुआ। प्रकृति की अनुमति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि प्रकृति के बिना, हमने इस पहले बताया कि प्रकृति के बिना कुछ भी, क्या प्यारे साथियों, कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। प्रकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। कौन कहता है? नियतिवाद कहता है। नियतिवाद कहता है। ठीक है, इस पे प्यारे साथियों एक स्टेटमेंट आया, और एक स्टेटमेंट अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इस पे प्यारे साथियों एक स्टेटमेंट, एक विचार आया, एक विचार दिया इसने। तो प्यारे साथियों अगर बात करें तो आप नाम सुनेंगे, चर्चिल सैंपल का नाम सुनेंगे प्यारे साथियों, एलेन चर्चिल सैंपल। क्या प्यारे साथियों? एलेन चर्चिल सैंपल, जो कि एक महिला है। क्या है? एक महिला है। इनका विचार क्या था? इनका स्टेटमेंट क्या था? ये सुनिए। इनका स्टेटमेंट था मेरे दोस्त, इनका स्टेटमेंट क्या था कि प्रकृति ने मानव को पैदा किया, यानी कि जन्म दिया। क्या था इनका स्टेटमेंट प्यारे साथियों? कि प्रकृति ने मानव को जन्म या पैदा किया। किनका स्टेटमेंट था? तो एलेन चर्चिल सैंपल का स्टेटमेंट था कि प्रकृति ने मानव को पैदा किया। ठीक। दूसरा बिंदु अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि उनका लालन पालन पोषण भी किया। जब पैदा किया तो इसका लालन पालन भी तो होगा। लालन पालन पोषण होगा कि नहीं होगा? जब पैदा किया भाई, आप अपने बाल बच्चों को जब पैदा करते हो तो क्या उसका लालन पालन पोषण कोई और करता है? क्या आप ही करते होंगे? तो उसी तरीका से लालन पालन पोषण किसने किया? तो प्रकृति ने किया। जब प्रकृति ने पैदा किया तो लालन पोषण कौन करेगा? प्रकृति करेगा, जाहिर सी बात है। अब उसके बाद प्यारे साथियों कहा गया कि मानव के सम्मुख प्यारे साथियों समस्याएं से लड़ने की क्षमता भी विकसित की गई है। देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अब बताइए, अगर मानव को जन्म प्रकृति ने दिया तो प्रकृति ने ही लालन पालन पोषण किया, तो आपके अंदर हर एक समस्या से लड़ने की क्षमता, सोचने की क्षमता आप में है ना। आप मानव है तो लड़ने की क्षमता, सोचने की क्षमता सब किसने दिया? प्रकृति ने दिया। किसने दिया? प्रकृति ने दिया। प्रकृति मानव के शरीर, मस्तिष्क, हड्डी, दिल, हृदय सब में वास करती है। आपको मैंने पहले बता था ना कि प्रकृति जो प्यारे साथियों मानव की शरीर, हृदय, हड्डी, मस्तिष्क सभी में वास करती है। तो ये रहा प्यारे साथियों नियतिवाद भूगोल, नियतिवाद की विचारधारा है। एलेन चर्चिल सैंपल की स्टेटमेंट क्या कोई बता सकता है? तो सुनिए, एलेन चर्चिल सैंपल का जो स्टेटमेंट दिया, एक महिला थी प्यारे साथियों, और इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि प्रकृति ने ही मानव को पैदा किया और उनका लालन पालन पोषण कर रहा है, और इनके सम्मुख जितनी भी समस्याएं हैं इनको लड़ने की क्षमता, सोचने की क्षमता प्रकृति ने ही विकसित किया है। उसके पश्चात प्रकृति मानव के शरीर, मस्तिष्क, दिल, हृदय सभी में वास करती है। कौन कह रहा है? नियतिवाद कह रहा है। ठीक है, तो नियतिवाद ये कहता है, आपको पता होगा कि नियतिवाद क्या है। नियतिवाद आप समझ गए होंगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा नियतिवाद क्या है। नियतिवाद में आपको पता ही चल गया होगा कि सब कुछ क्या है प्यारे साथियों, तो प्रकृति, सब कुछ क्या है? प्रकृति है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं प्यारे साथियों, संभववाद क्या है? संभववाद भूगोल। अगर आप इसे समझ गए तो प्लीज आप इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
नियतिवाद में क्या हुआ, तो नियतिवाद सब कुछ क्या है, पृथ्वी है, सॉरी प्रकृति है, मानव प्रकृति के दास होते हैं, मानव का जन्म प्रकृति ने दिया है, मानव का लालन पालन पोषण भी प्रकृति ने किया है। इसका स्टेटमेंट कौन दिया है, तो एलन चर्चिल शैंपल ने दिया है। प्रकृति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी घटित नहीं हो सकता है, नियतिवाद कहता है। ठीक है, अब संभववाद की बात करते हैं। संभववाद, संभावनाएं बन सकती है, आइए बात करते हैं। चलिए इसे मिटा दें। अब देखेंगे संभववाद भूगोल, संभववाद भूगोल, संभववाद भूगोल। देखिए संभववाद, संभववाद, संभववाद भूगोल। चलिए देखिए, संभववाद भूगोल के जितने भी विचारक थे उनका ये कहना था कि मानव विवश नहीं है। क्या प्यारे साथियों, उनका एक कहना था हर कुछ संभव है, जो भी समस्या है उनका समाधान है। अगर मानव चाहे तो उसका उपयोग करके उस समस्या का समाधान कर सकता है। तो कोई भी मानव संभव नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हम पढ़ने में असमर्थ हैं, तो ये आपकी व्यवस्था नहीं है, आप में जो कमियां है आप में है, आपकी व्यवस्था नहीं है। मानव व्यवस्था है ही नहीं है, मानव व्यवस्था होता नहीं है। हर एक समस्या का समाधान होता है, आप करेंगे संभव हो सकता है। संभववाद ये कहता है कि इस विचारधारा के अनुसार प्यारे साथियों प्रकृति ने संभावनाएं प्रदान की है। क्या प्यारे साथियों, इसके अनुसार प्रकृति ने संभावनाएं प्रदान की है। क्या की है, तो संभावनाएं प्रदान की है। किस विचारधारा के अनुसार, तो संभववाद विचारधारा के अनुसार प्यारे साथियों प्रकृति ने संभावनाएं प्रदान की है। क्या संभावनाएं प्रदान की है मानव के लिए। प्यारे साथियों मेन पॉइंट है कि मानव के लिए कहीं भी विवशता नहीं है। मानव के लिए कहीं भी विवशता नहीं है। किसमें कहा गया है, तो संभववाद विचारधारा में, संभववाद भूगोल में मानव के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, केवल संभावनाएं हैं। मानव इन संभावनाओं का स्वामी होता है। जितने भी संभावनाएं प्यारे साथियों, मानव जो जितने भी इन संभावनाएं का स्वामी क्या है, स्वामी है। याद रखिएगा, मानव जितनी भी संभावनाएं हैं इन संभावनाओं को क्या है, स्वामी होते हैं। क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार मानव इन संभावनाओं को उपयोग कर सकते हैं। जो भी प्यारे साथियों जिनका भी आवश्यकता मानव की, जो भी मानव है, मानव अपनी आवश्यकता अनुसार संभावनाएं का उपयोग कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमने आज आपको क्या बताया प्यारे साथियों, पहले तो मैंने बताया भूगोल क्या है। पहले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में भूगोल क्या है। दूसरे वाले में बताया प्यारे साथियों कि भूगोल में द्वैतवाद क्या होता है। भूगोल में द्वैतवाद में आपको बताया प्यारे साथियों, भौतिक भूगोल या प्रकृति भूगोल वर्सेस मानव भूगोल, भौतिक या प्रकृति भूगोल वर्सेस मानव भूगोल। दूसरा बताया व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तीसरा बताया नियतिवाद भूगोल और संभववाद भूगोल। क्या आप लोगों को यह वीडियो के माध्यम से भारत भूगोल में द्वैतवाद समझ में आया? अगर आया होगा प्लीज तो आप मुझे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे भौतिक भूगोल के प्रकार। क्या भौतिक भूगोल के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जय हिंद।